हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल संजय स्काई पर स्वागत है। आज हम भारत का परिचय का तीसरा पार्ट देखेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहले दोस्तों मैं बता दूं, मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। अगर आप उन वीडियो को नहीं देखे हैं तो कृपया जाकर देख लें, क्योंकि उसके बाद ही इस वीडियो में आपको समझ आएगा। अगर मेरा वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर करें। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं ये भारत है। भारत में जो अक्षांश देशांतर रेखा खींचे गए, यहाँ आने से पहले चलिए हम कुछ समझ लेते हैं। सबसे पहले हो जाती पृथ्वी। पृथ्वी को 2 भागों में बांटने वाली रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं। पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है उसे भूमध्य रेखा। जो पृथ्वी को भूमि के 2 भागों में बांटती है उसे भूमध्य रेखा कहते हैं। यह हो जाती भूमध्य रेखा, जिसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं या भूमध्य रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटते हैं उसे भूमध्य रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा से 1 डिग्री लेकर 1 डिग्री का कोण बनाते हुए इधर खींचेगा 0 डिग्री से, और एक पूर्व की तरफ खींचेगा, और इन दोनों बिंदुओं को जो मिलाती रेखा उसे अक्षांश रेखा कहते हैं। जो इन 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। इस तरह से कुल कितनी अक्षांश रेखा खींची जा सकती हैं? यह बिंदु हो जाता, ये कौन सा डिग्री हो जाता? जब यहाँ बिंदु आएगा तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाएगा, यहाँ पर 90 अंश का कोण बनाएगा। तो हम इस प्रकार से कितनी अक्षांश रेखा खींच सकते हैं? इस प्रकार से हम कुल 90 अक्षांश रेखा खींच सकते हैं। यहाँ तक 90 अक्षांश रेखा। 90 अक्षांश रेखा तो भूमध्य के ऊपर खींच सकते हैं, भूमध्य के नीचे भी 90 भूमध्य रेखा खींची जा सकती हैं। 90 अक्षांश रेखा दक्षिण में भी खींची जा सकती। इस प्रकार से कुल अक्षांश रेखा हो जाती हैं 90 + 90 अक्षांश रेखा कुल हो जाती हैं। इस प्रकार हो जाना चाहिए 180 तो ये अक्षांश रेखा हो जाती हैं, प्लस एक भूमध्य रेखा भी होती है, इसमें 1 जोड़ देंगे तो कुल 180 अक्षांश रेखा होती हैं। और इसमें जो 180 अक्षांश रेखा हैं, ये जो आखिरी वाली 90 वाली अक्षांश रेखा होगी, ये तो एक पॉइंट के रूप में हो जाएगी। पॉइंट के रूप में हो जाएगी तो ये एक रेखा नहीं मानी जाएगी, ये तो एक बिंदु माना जाएगा। इस प्रकार से ये दोनों बिंदुओं को नहीं माना जाता। 2 माइनस कर देंगे, 2 रेखाएं कम कर देंगे। इस प्रकार कुल रेखाएं हो जाती 179। तो पृथ्वी पर कुल कितनी अक्षांश रेखा हैं? तो 179 अक्षांश रेखा हैं। समझ में आया दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये हो जाती पृथ्वी। यहाँ पर हो जाता उत्तर, ये हो जाता उत्तर पॉइंट, हो जाता दक्षिण पॉइंट। उत्तर पॉइंट से दक्षिण पॉइंट को मिलाने वाली रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। उत्तर पॉइंट से एक बिंदु से दक्षिण के एक बिंदु से मिलाने वाली रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। जो रेखा मिलाई जाती है एक बिंदु से, इन्हें देशांतर रेखा कहते हैं। देशांतर रेखा कुल कितनी रेखा होती? दोस्तों आप समझ सकते हैं कि ये पूरा एक गोला है, तो ये कितने डिग्री का कोण बनाता है? पूरा एक गोला वो कितने डिग्री का कोण बनाता है? तो 360 डिग्री कोण बनाता है। 360 डिग्री का कोण बनाता है। आपको पता होगा कि पूरा एक गोला 360 डिग्री का कोण बनाता है। तो इस प्रकार से कितनी देशांतर रेखाएं हो जाएंगी? अगर एक गोला लीजिए, उसमें कितनी देशांतर रेखाएं हो जाएंगी? तो 360 देशांतर रेखा हो जाएंगी। तो पृथ्वी पर 360 देशांतर रेखाएं हैं। अब देशांतर रेखा और भूमध्य रेखा, देशांतर रेखा और अक्षांश रेखाएं, इनको खींचने की क्यों ज़रूरत पड़ी?
मतलब इन्हें पृथ्वी पर ऐसा क्यों बनाया गया? पृथ्वी तो हमारी बहुत अच्छी है, मतलब इसमें तो ऐसा खींच के आया नहीं है। जो हम ये बना दिए हैं, ये तो ऐसा पृथ्वी हमारी बन के आई नहीं है। तो ये जो रेखाएं खींची गई हैं, ये एक काल्पनिक रेखाएं हैं जो अपने सुविधाओं के लिए खींची गई हैं, मतलब अपनी सुविधाओं के लिए। जैसा आपका मोबाइल है, आपके पास मोबाइल आने से पहले इसके लिए बातचीत के लिए टावर का प्रयोग किया गया, जगह जगह पर टावर लगाए गए। इसीलिए मोबाइल आने से पहले टावर लगाए गए। इस प्रकार भारत में समय और भूमध्य रेखा को पता करने के लिए, लोकेशन के लिए, मतलब अक्षांश और देशांतर रेखा खींची गई हैं। ये एक काल्पनिक रेखा है, मतलब ये सही पृथ्वी पर खींच के नहीं है, काल्पनिक रेखा अपने से मतलब सोच कर खींची गई हैं। अपने से सोच के खींची गई। किस लिए खींची गई? अपनी सुविधाओं के लिए खींची गई। जैसे आप समझ सकते हैं, जैसे यहाँ पर हो जाता, यहाँ पर हमारा है भारत। हम भारत को कैसे पता कर सकते हैं भारत पृथ्वी पर कहाँ स्थित है? तो अक्षांश और देशांतर के माध्यम से ही पता कर सकते हैं कि भारत कहाँ पर स्थित है। तो हमें लोकेशन पता करने, बिल्कुल सटीक लोकेशन पता करने के लिए देशांतर और अक्षांश रेखा की ज़रूरत पड़ती है। समझ में आया दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं और समझ लीजिए दोस्तों। ये अक्षांश और देशांतर रेखा, जैसे एक अग्नि मिसाइल होती है, अग्नि मिसाइल होती है, अग्नि मिसाइल सतह से सतह से वार करने वाले अग्नि मिसाइल है। अब अग्नि मिसाइल को इतना तो पता नहीं है कि अग्नि मिसाइल को कहाँ गिरना है, किस स्थान पर गिरना है। ये तो पता नहीं होता कि दूरबीन लगा के हम देखें कि यहाँ पर चीन है, यहाँ पर जाके गिरा दिया जाए, ऐसा तो होता नहीं है। तो जब अग्नि मिसाइल गिराई जाती है तो उसमें एक देशांतर और अक्षांश रेखा इतने डिग्री, मतलब जैसे अपना भारत है, भारत यहाँ 23.5 डिग्री हो गया, 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा हो गई, और ये 82.5 डिग्री देशांतर रेखा हो गई, 82.5 डिग्री देशांतर रेखा हो गई। अब 23.5 डिग्री और 82.5 डिग्री देशांतर जहाँ पर ये मिलती हैं, अगर हम मिसाइल में 23.5 डिग्री और 23.5 डिग्री अक्षांश और 82.5 डिग्री देशांतर अगर फिट कर देते मिसाइल में, तो जो मिसाइल होगी चाहे जहाँ पर लगी होगी वो जाकर भारत पर ही गिरेगी, इसी स्थान पर जाकर गिरेगी जहाँ पर ये मतलब देशांतर रेखा और भूमध्य रेखा मिलती हैं, जाकर उसी स्थान पर गिरती हैं। तो इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? लोकेशन पता करने के लिए। आप कैसे पता है कौन सा देश कहाँ पर स्थित है, कौन सा मोबाइल कहाँ पर चल रहा है, ये कैसे पता चल जाता है? ये इसी के माध्यम से पता चल जाता है, सैटेलाइट द्वारा पता चल, सैटेलाइट स्कैन करती है और सैटेलाइट देशांतर और अक्षांश रेखा द्वारा ये सब पता करके बताती है हमको कि मोबाइल इस समय कहाँ चल रहा। समझ आया? आगे चलिए दोस्तों। इस प्रकार उम्मीद करता हूँ अब आपको समझ आया होगा देशांतर और अक्षांश रेखा का काम क्या होता है, ये काल्पनिक रेखा क्यों खींची गई, अब आपको समझ में आया। किसी को बताना हो तो बता भी सकते हैं कि आप ऐसा पढ़िए कि सबको बता सकें और पढ़ा भी सकें, ऐसा पढ़िए। चलिए आगे देखते हैं। इस प्रकार से अक्षांश और देशांतर रेखाएं हो जाती हैं। हमारे भारत में कुल अक्षांश रेखाएं कितनी हैं? 179 हैं, मतलब हमारे भारत में कुल अक्षांश रेखा 179 हैं और कुल देशांतर रेखा कितनी? 360। अब देशांतर रेखा तो 360 हैं, देशांतर रेखा तो 360 है, ये हो जाती 0 डिग्री देशांतर रेखा, ये हो जाती 0 डिग्री देशांतर रेखा। 0 डिग्री देशांतर रेखा लंदन के ग्रीनविच से गुजरती है। लंदन के यूनाइटेड किंगडम की राजधानी लंदन से जो 0 डिग्री देशांतर रेखा वो गुजरती है। अब यहाँ पर लंदन, अब आपको एक प्रश्न बनता होगा कि मतलब 0 डिग्री लंदन से क्यों खींची गई है?
मतलब गोला तो है, उसमें चाहे जहाँ से दो बिंदुओं के लेकर मिला दिया जाए उसे जीरो हम मान सकते हैं। अगर ये गोला है हम इसे किसी को भी 0 डिग्री मान सकते हैं। इस तरह खींची हैं तो हम किसी भी रेखा को 0 डिग्री मान सकते हैं। और इसे लंदन से क्यों 0 डिग्री माना गया है, चलिए दोस्तों हम समझ लेते। जैसे गांव में आप समझ सकते हैं, गांव में प्रधान होते हैं, जो गांव में प्रधान होते हैं, कोई काम होता है तो प्रधान क्या कहते हैं, पूरे गांव वाले को बुलाते हैं अपने जगह पर जहाँ पर प्रधान रहते हैं, बुलाते हैं और वहाँ पर कोई भी बात चलती है और उसमें का निर्णय होता है और जो निर्णय होता है वो वहीं पर होता है। ऐसे ही भारत में यूरोप के लोगों को बहुत बोलबाला था, मतलब यूरोप के लोग राजा माने जाते थे। जब राजा माने जाते थे तो वहाँ पर एक बैठक बुलाई गई, मतलब समय देशांतर तिथि कैसे निकाला जाए इसके लिए एक बैठक बुलाई जाती है। बैठक बुलाई जाती लंदन में। आप समझ सकते हैं राजा जो थे वो लंदन के ही थे, मतलब लंदन यूरोप में वहीं के थे, तो बुलाई कहाँ जाएगी, लंदन में। अब जब लंदन में बैठक बुलाई गई तो आता प्रश्न कि लंदन अब 0 डिग्री देशांतर रेखा खींची कहाँ से जाए। तो जहाँ बुलाया गया है तो चलिए ये बैठक यहाँ पर मनाई गई तो यहाँ पर खींच देते हैं 0 डिग्री, इसीलिए 0 डिग्री देशांतर रेखा लंदन से खींची गई है। समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। जो 0 डिग्री है ये लंदन से खींची गई है। अब 0 डिग्री तो इधर हो जाता पश्चिम, ये हो जाता उत्तर, ये इधर हो जाता पश्चिम, ये हो जाता पूर्व। अब पश्चिम से पूर्व अगर ये एक गेंद है उसे बीच से काट के फैला दिया जाए तो कितना होगा, 180 डिग्री देशांतर इधर हो जाएगा, देशांतर पूर्व हो जाएगा और 180 डिग्री देशांतर पश्चिम हो जाएगा। इस प्रकार 180 डिग्री देशांतर पश्चिम हो जाएगा, 180 डिग्री देशांतर पूर्व हो जाएगा। इस प्रकार कुल कितनी देशांतर रेखाएं हो जाती, 360। अगर 360 डिग्री हैं, हमारी पृथ्वी जो हमारा सूर्य है, पृथ्वी कितनी देर में चक्कर लगा लेता, पूरा एक पृथ्वी अपना घूर्णन कितने घंटे में कर लेती है, 1 दिन में कर लेती है। पूरी पृथ्वी अपना पूरा एक घूर्णन आप 24 घंटे में, सुबह होती कि ना 24 घंटे में सूर्य फिर से दिखाई देता है। तो इस प्रकार से सूरज जिस स्थिति में था 24 घंटे पर उसी स्थिति पर आ जाता है, 24 घंटे। तो ये सूरज जिस स्थिति पर है अगर उसी स्थिति पर फिर आ जाए, जबकि सूरज नहीं आता, पृथ्वी हमारे घूर्णन करके पहुंच जाती, घूर्णन करके पृथ्वी फिर से यहीं पर आ जाती, सूर्य तो स्थायी है। इस प्रकार से पृथ्वी यहाँ पर आ जाए, पूरा एक दिन में कितने अंश का डिग्री का कितने डिग्री घूम जाएगी पृथ्वी, 360 डिग्री घूम जाएगी। समझ में आया, 360 डिग्री घूम जाती है एक दिन में, पृथ्वी 360 डिग्री घूम जाती है। एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है, 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती पृथ्वी। तो इसके बाद तो 60 मिनट में कितने, मतलब इसे मिनट में चेंज कर लेते हैं। मिनट में चेंज करने के लिए ये 0 से 0 ये कट जाएगा, 6 से ये 36 जाएगा और 6 ये 4 आ जाएगा, 6 चौक 24 हो जाएगा। तो 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। इस प्रकार से 1 डिग्री देशांतर रेखा बराबर 4 मिनट होते हैं। इस प्रकार से 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होते हैं। अब समझ में आया ये 4 मिनट क्यों होते हैं, 1 डिग्री बराबर ये 4 मिनट होते हैं। तो 2 अक्षांश रेखाओं के बीच में कितने का समय होता है, 2 देशांतर रेखाओं के बीच में 4 मिनट का अंतर होता है, 4 मिनट का अंतर होता है। ये समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, आपको पता हुआ कि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होते हैं। अब एक प्रश्न और आता है कि 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है। मतलब ये पृथ्वी है, ये भूमध्य रेखा है,
तो एक अक्षांश रेखा ये हो जाएगी 1 डिग्री और ये 2 डिग्री। तो दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? इन जो दो अक्षांश के बीच की दूरी है ये कितनी होती है? 111 किलोमीटर होती है। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। अब आप सोच रहे होंगे तो दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी होती, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी बिंदु पर, मतलब जो उत्तर में जो एक बिंदु से खींची जाएगी और दक्षिण के एक बिंदु तक खींची जाएगी, दो बिंदुओं को मिलाते उसी देशांतर रेखा कहते हैं। तो आप यहाँ पर तो 0 रहेगी इसकी दूरी, और सबसे ज़्यादा जो देशांतर रेखाओं की दूरी होगी वो विषुवत रेखा पर होगी, मतलब भूमध्य रेखा 0 डिग्री पर होगी। तो एक प्रश्न आता कि सबसे अधिक दूरी देशांतर रेखाओं की कहाँ पर होती है? तो विषुवत रेखा पर सबसे अधिक दूरी होती है। चलिए समझ में आ रहा। अब इधर आ जाते हैं दोस्तों, अब इधर समझते हैं। ये हो जाता हमारा अंडमान निकोबार, ये हो जाता अंडमान, ये हो जाता निकोबार, ये अंडमान निकोबार हो जाता है। जो ये द्वीप है ये हो जाता कोको द्वीप, कोको द्वीप हो जाता है, ये हो जाता कोको द्वीप। ये कोको द्वीप हो जाता है जो कि म्यांमार का द्वीप है। ये कोको द्वीप हो जाता है जो म्यांमार का द्वीप है, ना कि भारत के द्वीप नहीं है। अंडमान निकोबार में ये भारत के द्वीप नहीं है, ये कोको द्वीप ये म्यांमार का द्वीप है। इसके बाद अंडमान निकोबार में आ जाता ये होता अंडमान का जो सबसे उत्तरी अंडमान है, उत्तरी अंडमान द्वीप हो जाते हैं। ये जो द्वीप है ये उत्तरी अंडमान द्वीप हो जाता है। और इस पर उत्तरी अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक स्थित है। सैंडल पीक अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक स्थित, जो कि उत्तरी अंडमान द्वीप पर स्थित है, जो कि उत्तरी अंडमान द्वीप पर स्थित है। सैंडल पीक जो कि अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। दूसरा द्वीप हो जाता है मध्य अंडमान। दूसरा द्वीप हो जाता मध्य अंडमान निकोबार का मध्य अंडमान द्वीप अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप है। ये सबसे बड़ा द्वीप है। जो मध्य अंडमान है वो अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप है। ये हो जाता है दक्षिण अंडमान दक्षिण अंडमान द्वीप पर अंडमान निकोबार की जो राजधानी वो स्थित है, पोर्ट ब्लेयर। जो पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार की जो राजधानी है वो पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर स्थित है? अंडमान के दक्षिण अंडमान द्वीप पर स्थित है। ये अंडमान निकोबार का दक्षिण अंडमान द्वीप हो जाता है, जो कि पोर्ट ब्लेयर इसी दक्षिण अंडमान निकोबार पर स्थित है। प्रश्न आता अंडमान निकोबार की राजधानी किस द्वीप पर स्थित है? तो हो जाएगा दक्षिण अंडमान द्वीप पर स्थित है। अब ये हो जाता है लिटिल अंडमान ये जो अंडमान निकोबार का सबसे नीचे वाला द्वीप है ये हो जाता है लिटिल अंडमान। तो आपको समझ आया, पहला हो जाता कोको द्वीप जो कि म्यांमार का द्वीप है, ना कि भारत का। और हो जाता उत्तरी अंडमान में अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक स्थित है। और मध्य अंडमान में
सबसे बड़ा द्वीप है, अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप है। और दक्षिण अंडमान जो द्वीप है उस पे दक्षिण अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर स्थित है। इसके बाद आते हैं, ये हो जा अंडमान निकोबार, ये हो जा निकोबार, ये हो जाता है कार निकोबार, कार निकोबार, ये हो जा कार निकोबार द्वीप हो जाता है। ये जो होता है ये द्वीप है वो अंडमान निकोबार का कार निकोबार द्वीप हो जाता है। अब ये जो द्वीप है ग्रेट निकोबार हो जाता है, ग्रेट निकोबार, निकोबार आपको समझ में आया होगा। अंडमान निकोबार में द्वीप, कितने द्वीप हैं? अंडमान को उत्तरी अंडमान द्वीप जिसमें सैंडल पीक जो कि अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। मध्य अंडमान अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप है। दक्षिण अंडमान में अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर स्थित है। और कार निकोबार द्वीप समूह हो जाता है, ये होता है ग्रेट निकोबार द्वीप समूह, ग्रेट निकोबार द्वीप समूह हो जाता है। इधर हो जाता है, ये हो जाता है सुमात्रा द्वीप, सुमात्रा, ये होता है मलेशिया द्वीप, मलेशिया, यहाँ पर हो सिंगापुर, सिंगापुर हो जाता है। और इधर हो जाता है, ये जो पूरे द्वीप हैं ये इंडोनेशिया के द्वीप हो जाते हैं, इंडोनेशिया द्वीप समूह विश्व का सबसे बड़ा, मतलब इंडोनेशिया द्वीप जो समूह, इंडोनेशिया देश जो द्वीप का समूह है ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। इंडोनेशिया विश्व का सबसे ज़्यादा द्वीप समूह वाला देश है। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, जो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु हो जाता है वो हो जाता है ग्रेट निकोबार पर इंदिरा पॉइंट। जो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, भारत का दक्षिणतम बिंदु वो हो जाता है इंदिरा पॉइंट। और इसके नाम भी हैं, एक हो जाता है पिगमिलियन, जो हो जाता है पिगमिलियन। और इसका एक और दूसरा नाम हो जाता है पार्सन। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु ग्रेट निकोबार द्वीप पर इंदिरा पॉइंट है, जो कि इंदिरा पॉइंट है, जो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट जो कि ग्रेट निकोबार पर स्थित है। भारत का सबसे उत्तरी पॉइंट क्या हो जाता है? तो यहाँ पर हो जाता है, भारत का सबसे उत्तरी पॉइंट हो जाता है इंदिरा कॉल। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु हो जाता है इंदिरा कोल। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा हो जाता है? यहाँ पर ये हो जाता है गौर मोता। भारत का सबसे पश्चिम का बिंदु हो जाता है गौर माता। और भारत का सबसे पूर्वी हो जाता है, पूर्वी बिंदु हो जाता है यहाँ पर, ये हो जाता है किबीथू। जो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु हो जाता है वो हो जाता है किबीथू। अब आगे बढ़ते दोस्तों, अब हम देखते हैं चैनल क्या होते हैं। चैनल या तो चैनल दो देशों को जोड़ेंगे, या तो दो देशों को जोड़ेंगे तो दो जलसंधि, दो सागरों को अलग करेंगे। मतलब आप समझ सकते हैं, अगर ये अंडमान निकोबार द्वीप हो जाता है, अंडमान और निकोबार को जो चैनल अलग करता है वो चैनल हो जाता है 10
डिग्री चैनल। जो अंडमान और निकोबार को अलग करता है वो हो जाता 10 डिग्री चैनल। प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि 10 डिग्री चैनल किन किन को अलग करता? अंडमान निकोबार जो कि स्थित है लिटिल अंडमान और कार निकोबार के द्वीप के साथ। लिटिल अंडमान और कार निकोबार द्वीप के मध्य में स्थित है। जो 10 डिग्री चैनल है वो कार निकोबार और लिटिल अंडमान द्वीप के मध्य पर स्थित है। जो क्या काम करता है दोस्तों? इधर हो जाती है बंगाल की खाड़ी, हो जाती है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। ये हो जाता अंडमान द्वीप, अंडमान सागर। इधर हो जाता अंडमान सागर, अंडमान सागर, अंडमान सागर। और 10 डिग्री चैनल किसको किसको अलग करता है? अंडमान निकोबार द्वीप को अलग करता है, जो कि लिटिल अंडमान और कार निकोबार को अलग करता था। तो जोड़ने का क्या काम करता? बंगाल की खाड़ी तथा अंडमान सागर को जोड़ने का काम करता है। जो बंगाल की खाड़ी, इधर हो जाती बंगाल की खाड़ी, इधर हो जाता अंडमान सागर, जो दो सागरों को जोड़ने का काम करता है। समझ में आया दोस्तों? ये हो जाता है। अब यहाँ पर एक चैनल है, ये तो हो गया कोको द्वीप, आप देख सकते हैं। ये हो जाता कोको द्वीप, कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान द्वीप, उत्तरी अंडमान द्वीप, इनके बीच में एक चैनल है। इस चैनल का नाम हो जाता है, इस चैनल का नाम है कोको जल डमरू मध्य, कोको जल डमरू मध्य, जो किस किस को अलग करता है? उत्तरी अंडमान और कोको द्वीप। कोको द्वीप जो म्यांमार का द्वीप है, और कोको द्वीप के बीच में जो एक चैनल है उसका नाम होता है कोको जल मध्य डमरू, मतलब जो चैनल है वो कोको जल डमरू मध्य हो जाता है। अब एक चैनल आता है यहाँ पर, ये चैनल है, आपको दिख रहा होगा। जो ये चैनल है ये हो जाता है ग्रेट चैनल, जो ये ग्रेट चैनल हो जाता है, ये हो जाता है ग्रेट चैनल। जो ये चैनल है ये हो जाता है ग्रेट चैनल। ग्रेट चैनल किन किन के मध्य स्थित है? ये होता है इंडोनेशिया, ये होता है अंडमान निकोबार। तो प्रश्न आता है किसके किसके बीच में स्थित है? तो अगर आता है अंडमान निकोबार और इंडोनेशिया तब भी सही होगा। 10 डिग्री जो ग्रेट चैनल है वो मतलब इंडोनेशिया और अंडमान निकोबार द्वीप के बीच में स्थित है। और अगर आता सुमात्रा द्वीप और अंडमान निकोबार के द्वीप में स्थित है तब भी ये सही। आप देख सकते हैं किनके किनके मध्य, ये हो जाता अंडमान निकोबार, ये हो जाता सुमात्रा द्वीप। सुमात्रा जो द्वीप है वो इंडोनेशिया का द्वीप हो जाता है, इंडोनेशिया का द्वीप हो जाता है। तो यहाँ पर किन किन को जोड़ने का काम करेगा, मतलब किन किन को अलग करेगा? अंडमान निकोबार और इंडोनेशिया को अलग करने का काम करेगा। समझ में आया? ग्रेट चैनल किन किन को अलग करता है? इंडोनेशिया और अंडमान निकोबार द्वीप को अलग करता है। अब इधर आ जाते हैं, ये है हमारा लक्षद्वीप, लक्षद्वीप, ये हमारा लक्षद्वीप। ये हो जाता है मिनिकॉय, मिनिकॉय द्वीप। ये जो द्वीप है ये मिनिकॉय द्वीप हो जाता है। जो सबसे दक्षिण में है ये हो जाता है हमारा ये हमारा हो जाता है ये कौन सा हो जाता है? जो दक्षिण में द्वीप है ये होता है मालदीव, मालदीव। दक्षिण में जो है मालदीव हो जाता है, यह है लक्षद्वीप, ये द्वीप हो जाता मिनिकॉय
द्वीप। मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में एक चैनल स्थित है। मिनिकॉय और मालदीव के बीच में 8 डिग्री चैनल गुजरता है। मिनिकॉय और मालदीव के बीच में 8 डिग्री चैनल गुजरता है। मिनिकॉय और मालदीव के बीच से 8 डिग्री चैनल गुजरता है। और लक्षद्वीप और मिनिकॉय से 9 डिग्री चैनल गुजरता है। 9 डिग्री चैनल, 9 डिग्री। और 8 डिग्री चैनल किन किन को अलग करता है? मालदीव और मिनिकॉय को अलग करता है। और किन किन के बीच में स्थित है, किन किन के मध्य में स्थित है? तो मालदीव और मिनिकॉय के बीच में 8 डिग्री चैनल स्थित है। और मिनिकॉय और लक्षद्वीप इनके बीच में 9 डिग्री चैनल स्थित है। समझ में आया? ये हो जाता मालदीव और मिनिकॉय के बीच में 8 डिग्री स्थित है, जबकि मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में 9 डिग्री स्थित है। आप इसे याद रखेंगे। ये हो जाता भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो कि कन्याकुमारी है। कन्याकुमारी हो जाता है। इसे केप कोमोरीन भी कहते हैं। कोमोरीन। भारत का जो दक्षिणतम बिंदु हो जाता है वो कन्याकुमारी हो जाता है, जो कन्याकुमारी हो जाता है। ये भारत का दक्षिणतम बिंदु, ये 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित। भारत का दक्षिणतम बिंदु भारत के भूमि का दक्षिणतम बिंदु 8 डिग्री 4 मिनट से होकर गुजरता है। जबकि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, जो भारत का दक्षिणतम बिंदु है, ये हो जाए इंदिरा पॉइंट, जो कि एक ग्रेट निकोबार द्वीप है। इंदिरा पॉइंट, यहाँ से जो बिंदु है, दक्षिणतम बिंदु भारत का, ये होता है 6 डिग्री 4 मिनट से होकर गुजरता है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु ये अंडमान निकोबार हो जाता, जो कि 6 डिग्री 4 मिनट होकर गुजरता, जो कि 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से होकर गुजरता है। जो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है वो 6 डिग्री 4 मिनट से होकर गुजरता। भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु है वो गुजरता है इंदिरा कोल हो जाता है। सबसे उत्तरी हो जाता है इंदिरा कोल बिंदु। ये भारत का सबसे उत्तरी बिंदु हो जाता है, जो कि 37 डिग्री 6 मिनट, जो कि 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से होकर गुजरता। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु जो कि इंदिरा कोल है, वो 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से होकर गुजरता है। अब ये भारत का सबसे पश्चिम बिंदु जो कि ये देशांतर रेखा है। ये देशांतर रेखा 68 डिग्री 7 मिनट होकर 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व देशांतर रेखा गुजरती है। भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु से 68 डिग्री 7 मिनट देश भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है, वो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा होकर गुजरता है। ये पूर्वी मतलब 68 डिग्री 7 मिनट से भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु गौर मोता, जो कि गुजरात में स्थित गौर मोता 68 डिग्री 7 मिनट से होकर गुजरता, जो कि यहाँ स्थित है गौर मोता। जबकि सबसे पूर्वी बिंदु हो जाता है, जो कि 97 डिग्री और 25 मिनट से होकर गुजरता है। जो कि भारत का सबसे पूर्वी है, वो 97 डिग्री और 25 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है। भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु से
97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है, जो कि किबिथु, जो कि अरुणाचल प्रदेश का एक जिला है किबिथु, जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है। अब आ जाता है भारत का मुख्य भूमि का जो हो जाता है, ये हो जाता है 8 डिग्री 4 मिनट। यहाँ तक आपको समझ में आया। अब प्रश्न आता है जो समय रेखा है, हमारी समय रेखा, भारत की जो समय रेखा है वो भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। भारत की जो समय रेखा है वो भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो भारत की जो मानक समय रेखा वो 82.5 डिग्री है। भारत की जो समय रेखा, मानक समय रेखा हो जाती है 82.5 डिग्री। 82.5 डिग्री कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। इस प्रकार जो 82.5 डिग्री देशांतर रेखा ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला हो जाता है पहला उत्तर प्रदेश और दूसरा राज्य हो जाता है मध्य प्रदेश। आप मैप में देखिए जाइए, ये हो जाए उत्तर प्रदेश, ये हो जाए मध्य प्रदेश, ये हो जाए 82.5। तीसरा हो जाता है छत्तीसगढ़, तीसरा राज्य हो जाता है छत्तीसगढ़। तीसरा राज्य हो जाता है छत्तीसगढ़, तीसरा राज्य छत्तीसगढ़। ये चौथा राज्य हो जाता है उड़ीसा, जो चौथा राज्य है हो जाता उड़ीसा। जो चौथा राज्य उड़ीसा। जो 5वां राज्य हो जाता है ये आंध्र प्रदेश। जो 5वां राज्य हो जाता है वो हो जाता आंध्र प्रदेश। इस प्रकार भारत की जो मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। जो भारत की मानक समय रेखा वो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। इसमें जो मानक समय, ये प्रयागराज, एक प्रश्न आता भारत की जो समय रेखा है वो कहाँ से होकर, ये तो प्रयागराज के नैनी से गुजरती है। अब एक प्रश्न आता हमारा लंदन से भारत का समय कितना आगे है, तो आप देख सकते हैं 82.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, मतलब समय आगे होगा। समय जो लंदन का समय अगर 0 डिग्री है तो 82.5, तो 1 डिग्री में होते हैं 4 मिनट, तो 82 डिग्री में कितने हो गए, 82 डिग्री में हो गए 328 मिनट। 328 मिनट। अगर 1 डिग्री में 4 होते तो हाफ डिग्री में कितना हो गया, 2 मिनट। इसमें 2 जोड़ देंगे, 328 + 2 बराबर 330 मिनट। 330 इन्हें घंटे में चेंज करने के लिए 60 से भाग कर देंगे, तो यहाँ पर आ गया 5 घंटे 5.5 घंटे। तो भारत का जो मानक समय है वो लंदन से कितना आगे है, तो 5.5 घंटे। 5.5 घंटे लंदन से भारत का समय आगे है। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा प्रश्न आता है जो कर्क रेखा है, ये हो जाती है हमारी कर्क रेखा। भारत में जो कर्क रेखा है वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। जो 23.5 डिग्री भारत में कर्क रेखा है वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जो कि पहला हो जाता है गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश और चौथा झारखंड और 5वां छत्तीसगढ़, छठा पश्चिम बंगाल और जो 7वां हो जाए त्रिपुरा, जो 8वां हो जाए मिजोरम। इस प्रकार भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। पहला लेफ्ट टू राइट लगाने के लिए बोल देगा, पहला तो एक प्रश्न बोलेगा कि भारत के राज्यों को क्रम वाइज कर्क रेखा पर लेफ्ट टू राइट लगाइए। पहला हो जाता गुजरात। आप देख सकते मैप में देखिए, आप सब कुछ याद हो जाएगा। मैप में देखते जाइए तो आपको याद होगा, नहीं तो आप रटते ही रहेंगे। तो पहला जो गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। इस प्रकार भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। यहाँ पर हो जाता दोस्तों, ये यहाँ हो जाता मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी। इधर हो जाता बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। अब मन्नार और बंगाल की खाड़ी के बीच में एक जल संधि स्थित है, जल संधि जिसका नाम है पाक जल डमरू
मध्य, जो पाक जल डमरू मध्य है, जो पाक जल डमरू मध्य है वो किस किस को अलग करने का काम करता है? बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को जोड़ने का काम करता है। जबकि अलग किसे करता है? श्रीलंका और भारत को अलग करने का काम करता है। जो पाक जल डमरू मध्य है वो भारत को और श्रीलंका को अलग करने का काम करता है, और जोड़ता किसको है? मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को जोड़ने का काम करता है। समझ में आया दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो जाए इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट जो है भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, जो कि 6 डिग्री 4 मिनट होकर गुजरता है। अब दूसरा प्रश्न आता, ये हो जाता अरब सागर। ये हो जाता अरब सागर। जो अरब सागर से भारत के कितने राज्य सीमा बनाते हैं? तो पहला हो जाए गुजरात, दूसरा ये महाराष्ट्र, तीसरा हो जाए कर्नाटक। ये हो जाते कर्नाटक, और यहाँ पर है गोवा। ये हो जाती केरल। जो ये राज्य है ये हो जाते केरल। तो भारत के राज्य हैं वो अरब सागर से कितने राज्य सीमा बनाते हैं? तो 1, 2, गोवा तीसरा हो जाए, कर्नाटक चौथा हो जाए, केरल पांचवा। इस प्रकार जो अरब सागर से सीमा बनाने वाले राज्य हैं हो जाते 5, जिनकी संख्या है 5 राज्य। जो बंगाल की खाड़ी से सीमा बनाते हैं, जलीय सीमा राज्य, वो हो जाता, पहला हो जाता तमिलनाडु। ये है तमिलनाडु। ये हो जाता तमिलनाडु राज्य हो जाता है तमिलनाडु। दूसरा हो जाता आंध्र प्रदेश, और तीसरा उड़ीसा, और चौथा पश्चिम बंगाल। तो जो 4 राज्य हैं वो बंगाल की खाड़ी से जलीय सीमा बनाते हैं। जलीय सीमा, जो बंगाल की खाड़ी से जलीय सीमा बनाते हैं, जलीय सीमा। तो इस प्रकार से भारत के कितने राज्य हैं जो कि जलीय सीमा बनाते हैं? तो हो जाता है इधर 5 राज्य हो जाते हैं, और अरब सागर में 5 और बंगाल की खाड़ी में 4। इस प्रकार से कुल 9 राज्य बंगाल की खाड़ी से 9 राज्य जलीय सीमा बनाते हैं। 9 राज्य जलीय सीमा जिसमें से 3 ऐसे राज्य हैं जिसमें से 2 राज्य मतलब पश्चिम बंगाल और गुजरात जो कि जलीय सीमा और स्थलीय सीमा दोनों सीमा बनाते हैं। ये गुजरात हो गया, ये पाकिस्तान से सीमा बनाता तो स्थलीय सीमा हो गई। ये जो पश्चिम बंगाल ये बांग्लादेश से सीमा बनाता है तो ये जलीय सीमा हो गई और स्थलीय सीमा दोनों सीमा हो गई। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने मेरा वीडियो सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया, कृपया करके आप सब्सक्राइब और शेयर करें, दोस्तों को भेजें। इसीलिए आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए दोस्तों, इसी के साथ समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।